साइकोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। तो जो आपके पेपर का नाम है उसी नाम से आपका यूनिट है, यूनिट 2 साइकोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में मनोविज्ञान, ठीक है। उसमें लर्निंग प्रोसेस की बात है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ट्रायल एंड एरर मेथड उसमें होता है, ठीक है। प्रयास और भूल का सिद्धांत कहते हैं उसको। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होना चाहिए। इनसाइड थ्योरी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ठीक है। उसमें क्या क्या है भाई, सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। लर्नर से जुड़े हुए कारक, ठीक है, टीचर से जुड़े हुए कारक, पेरेंट से जुड़े हुए कारक, स्कूल इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो हैं लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, उनकी बात है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये क्या होता है भाई, एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह अगर आपके काम हो पा रहा है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में अगर आपके यूटिलाइज होता है तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। आपने मैथ सीखा है बचपन में, आप उसको कहीं मार्केट में यूज करते हैं, या और भी कोई उदाहरण होते हैं जीवन में, है ना। उसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। वो होता है कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसमें, इसको लेके सब बात है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है आपका साइकोलॉजी इन एजुकेशन, तो उसकी ही दोबारा बात है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की फिर बात है कि भाई साइकोलॉजी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एजुकेशन। क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजी, किस में, शिक्षा में। एज इट हेल्प्स एजुकेटर्स टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट लर्न, डेवलप एंड बिहेव इन एजुकेशनल सेटिंग। तो पहले बात कर चुके हैं, ये क्या करता है एजुकेटर्स को, जो भी सिखाने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनको किस बात के लिए हेल्प करता है साइकोलॉजी, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे उनमें सीखने का विकास होता है और कैसे वो व्यवहार करते हैं किसी एजुकेशनल सेटिंग। मतलब एजुकेशनल सेटिंग है ना, अब जो हम बैठे हैं यहाँ पर, इस एजुकेशनल सेटिंग की अगर बात करें तो एक एजुकेटर को क्या लाभ करेगा वो, कि स्टूडेंट कैसे सीखते हैं, कैसे विकास होता है उनमें सीखने का, और कैसे वो व्यवहार करते हैं किसी एजुकेशनल सेटिंग में। तो ये बात है इसमें पढ़ी जाती है, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस such as student motivation, cognition, development, assessment and classroom management, ठीक है। इन चीज़ों में यह इंसाइट प्रोवाइड कराता है, किस में, मोटिवेशन में, स्टूडेंट को मोटिवेट करने में, उनको आगे बढ़ने में, उनको प्रेरणा देने में, ठीक है। टीचर का भी तो रोल है ना, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप एक दूसरे स्टूडेंट से अपने पीयर ग्रुप से मोटिवेट होगे, है ना। तो ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जाती हैं। संज्ञान में देखने से लेके सुनने, समझने, याद करने, उसको दोबारा रिकॉल करने, ये सारी बातें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़ी हैं। किसी की मेमोरी अच्छी होती है, किसी की अच्छी नहीं होती, किसी की परसेप्शन अच्छा होता है, किसी का ठीक नहीं होता है, मतलब जो है ना, इसी में ट्राई डायमेंशनल जो परसेप्शन होता है, तीसरा जो उसको कहते हैं ना 3D, 3D कहते हैं, 3D मूवी भी देखा होगा आपने, होती है ना, तो वो भी परसेप्चुअल एक होता है, हमारा टेंडेंसी होता है, ठीक है, वो भी पढ़ा होना चाहिए आपने। और डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट कैसे होता है, कौन सा बच्चा अच्छा है क्लास में, कौन सा थोड़ा वीक है तो क्यों है, अच्छा है तो क्यों है, तो क्या ऐसा करें कि भाई वीक वाला ठीक हो जाए और जो अच्छा है और अच्छा कर सके। तो सारी बातें साइकोलॉजी का एजुकेशन में रोल है, पॉजिटिव रोल है, ठीक है। संचित क्या समझे आप? रिसर्च करने में मदद करता है टीचर्स को, किस टाइप की रिसर्च में? स्टूडेंट का कैसा बिहेव है, वो कैसे लर्न कर पा रहा है, या अगर वीक है तो क्या एक्सपेक्ट हो सकते हैं, कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। वीक क्यों है, मतलब इसके क्या, मतलब इसमें क्या मनोवैज्ञानिक कारण इसके पीछे हैं, ये हमारे साइकोलॉजी का उद्देश्य है। ये तो एजुकेटर भी ऐसा पढ़ेगा, एजुकेशनल वाला जो शिक्षाविद है वो भी तो ये चीज़ देखेगा, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट हमारा क्या रोल है। तो देखो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट क्या है, मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है इसके पीछे। मेमोरी वीक है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड का इफेक्ट है। एजुकेशन में वीक है तो क्या उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसमें, जैसे हमने पढ़ा था, क्या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का प्रभाव है, सारी चीज़ें हैं, या कोई डिसऑर्डर है उसको, लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो कि पढ़ोगे आप इसमें, ठीक है। तो जब तारे ज़मीन पर मूवी देखी आपने, उसमें था कि नहीं डिसऑर्डर, उसको पढ़ नहीं पाता था वो बालक, है ना।
तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है किसी बच्चे को, है ना, तो ये साइकोलॉजिस्ट ही तो आइडेंटिफाई कर पाएगा ठीक से। ये तो और सोचेंगे बेवकूफ़ है, पढ़ नहीं रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा, भाई उसकी कोई समस्या भी तो है। उसके बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, एकदम दूसरे को अपने हिसाब से जज नहीं किया जाता, एक बार उसके परिप्रेक्ष्य से सोचना जरूरी होता है, उससे 50% तक की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। हमारी क्या टेंडेंसी होती है, हम सोचते हैं यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, बहुत खराब किया इसने। दूसरे के परिप्रेक्ष्य से सोचोगे तो आपको लगेगा अच्छा इसने इस स्थिति में ऐसा किया, मैं होता तो मैं भी शायद ऐसा ही करता, तो उससे भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द की एरिया वेयर साइकोलॉजिस्ट हैज़ इन्फ्लुएंस एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड वेरियस थेरीज एंड मॉडल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, सच एज बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ये सब इससे जुड़ी हैं, ठीक है। बिहेवियरिज्म आपने पढ़ा होगा, दोबारा बताएंगे आपको कि ये मनोवैज्ञानिक होते हैं, जे.बी. वाटसन साहब है, उन्होंने कहा कि भाई मन में क्या है, आत्मा क्या है, ये सब हम नहीं जानते। उन्होंने कहा जो दिख रहा है प्रत्यक्ष है उसी को मानते हैं। आप मुझे देख रहे हो, उसका रिस्पॉन्ड आप कर रहे हो ना, मैं नहीं होता तो वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते आप। तो जो स्टिमुलस है, जिस चीज़ को देख के आप प्रभावित हो रहे हो, जिससे आपका सेंसेशन हो रहा है आपके अंदर, उसके प्रति जो आप रिस्पॉन्स करते हो, तो बिहेवियरिज्म उसी पर ही डिपेंड है, स्टिमुलस और उसका रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मीन जो स्टिमुलेट करता है आपके अंदर कोई भी चीज़, एक्टिविटी आपको करने को फोर्स करता है, उसको स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलेट करता है ना। थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज है, बात सीधी सादी है, ठीक है। तो उसी के प्रति होने वाला जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वही व्यवहारवाद, उसी का आधार है और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है, परसेप्शन, थिंकिंग, लर्निंग, सब इंटेलिजेंस, सब इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ है, और विच हैव इन्फॉर्म्ड बाय द डिजाइन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अनदर इम्पोर्टेंट एरिया वेयर साइकोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एजुकेशन इज द असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। असेसमेंट की बात हमने कर ली, असेसमेंट भी इसका यूज होता है, ठीक है। एक तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो हम पढ़ते हैं, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। दूसरा असेसमेंट है, बच्चों के मूल्यांकन में, उनके जांचने में कौन बच्चा ठीक है, कौन कैसा है ना। और साइकोलॉजी हैज ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और तीसरा क्लासरूम कैसे मैनेज करना है, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। मतलब साइकोलॉजी का इम्पैक्ट है एजुकेशन में इस आधार पर। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू हाउ टीचर्स कैन क्रिएट ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। उसमें ग्रुप को कैसे मैनेज, हाँ, तो मैनेजमेंट कैसे होगा, एक टीचर एक सपोर्टिव और पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकता है, ये साइकोलॉजिकल बात है। कैसे इम्पैक्ट कर सकता है वो, कैसे पॉजिटिवली कर सकता है, जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कैसे पैदा कर सकता है, आपस में कैसे सामंजस्य बैठा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें भी क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, बिहेवियर मॉडलिंग, सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज आर ऑल बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग पॉजिटिव स्टूडेंट बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर मॉडलिंग की बात की थी मैंने, मैं किसी अच्छे बच्चे को अप्रिशिएट कर दूं कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है, मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ कि मॉडलिंग कर रहा हूँ बच्चों के लिए, एक मॉडल सेट कर रहा हूँ, उसको कहते हैं मॉडलिंग। जैसे मैंने कहा था ना कि हम मॉडल मान लेते हैं किसी को, फिर उसी आधार पर हम बनना चाहते हैं, है ना। हमारे अंदर भी एक मॉडलिंग ऑटोमेटिक होता रहता है। हम जिस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं ना कहीं हमारे अंदर एक मॉडल होता है जिसमें हम अपने आप को ढालना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक न एक मॉडल टाइप का होता है कंसेप्ट, उससे प्रभावित होता है, कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली हो, चाहे अनकॉन्शियसली इम्पैक्ट होता है। आदर्श या रामचंद्र को मानो या किसी अन्य को मानो, किसी वेस्टर्न सिंगर को मान लो या किसी पॉलिटिशियन को मान लो, ऐसे ही क्लासरूम मैनेजमेंट में भी हम करते हैं ना। हम किसी अच्छे बच्चे को कहेंगे कि भैया अच्छा है, तो इसका मतलब यह है कि जो वो करता है वो सबने करना है, एक मॉडलिंग हमने किया है। और क्या क्या, सेल्फ रेगुलेशन की बात हमने की है, अपने आप कैसे रेगुलेट करना है हम ये बताएंगे उनको। और रीइंफोर्समेंट देंगे, तो अच्छा कर रहा है उसको कुछ मतलब पॉजिटिव रिवार्ड भी दे देंगे जिससे कि दोबारा करे, और जो खराब कर रहा है उसको दंडित करना पड़ेगा जिससे कि वो खराब काम दोबारा ना करे। उसको क्या कहेंगे, वो भी एक प्रकार रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। वो थोड़ा नेगेटिवली है, वो पॉजिटिव है ना।
तो ये सब चीज़ें हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान से इसमें जुड़ी हुई पाई जाती है। नेगेटिव वाला जो उसके लिए पॉजिटिव ही काम करेगा अगर वो मतलब रीइंफोर्स है ना, हमने उस काम को न करने के लिए उसको इन्फोर्स किया ना, यस सर। तो भी एक प्रकार का पनिशमेंट भी एक रीइंफोर्समेंट ही हो जाता है एक प्रकार से। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूव उस काम को हटाना चाहते हैं। एक तो होता है रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जैसे आपको कोई पनिशमेंट मिल रहा है ना, इसको मैं हटा दूं तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रहा है। ऐसा करने से ये वाला पीड़ा कम हो जाती है। कोई पीड़ा आपके पास है ऑलरेडी, वो कम हो जाएगी, मीन्स ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट मीन्स पनिशमेंट किसी काम को ख़त्म करने के लिए होता है, उसको बढ़ाने के लिए नहीं होता है। रीइंफोर्समेंट होता है काम की बारंबारता को बढ़ाने के लिए, वो काम आदमी दोबारा करे, उसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्स मतलब वो दोबारा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं हम उसको। पनिशमेंट होता है उस काम को न करने के लिए, रिमूवल के लिए उस काम। रीइंफोर्समेंट मतलब हम ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं या आपको ऐसे फोर्स कर रहे हैं कि आप दोबारा उस काम को करो। पनिशमेंट मीन्स हम ऐसा कर रहे हैं कि आप दोबारा काम को ना करो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब हम आपको कोई चीज़ दे रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब हम ऐसी चीज़ हटा रहे हैं आपके जो आपको पसंद नहीं है, तो वो भी तो एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट है ना। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलो एक 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 अलग मुद्दा होगा, है इसी का ही है, आगे जो पढ़ोगे सब रीइंफोर्समेंट ही है इसमें। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेसेस में है ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग और इनसाइट थ्योरी। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो सीखना क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है सीखना। ठीक है, स्किल्स को सीखना है, व्यवहार को सीखना है, इसके द्वारा एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, अनुभव के द्वारा, किसी चीज़ के प्रेक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, उसको देखने के द्वारा और किसी निर्देश या इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। अगर हम कोई नई नॉलेज या स्किल या व्यवहार सीखते हैं तो उसको लर्निंग कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है। ठीक है, 3 prominent theories of learning are trial error learning, classical operant and insight theory। ये आपके सिलेबस से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। अब साइकिल चलाना सीखते हो ना, पहले थोड़े में गिरोगे, फिर कम गिरोगे, फर्स्ट आवर में आपकी क्या होंगी, गलतियां भी ज़्यादा होंगी, टाइम भी ज़्यादा लोगे उस काम को करने में, फिर अगले घंटे में या अगले दिन में थोड़ा कम होगा, फिर कम होगा, धीरे धीरे आप उसको सीख जाओगे उस काम को। ठीक है, तो एक प्रकार ट्रायल एंड एरर ही तो है। ह्यूमन में लर्निंग आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल आप करोगे, उसमें क्या होता है, एक भूल भुलैया देखा आपने, भूल भुलैया में जाते हो कहीं सर्कस वगैरह में, उसमें जाओगे तो रास्ता याद हो जाता है, फिर पहले आप फंसोगे, फिर दूसरी बार में जल्दी बाहर आ जाओगे, तीसरी बार में फिर थोड़ा और जल्दी आ जाओगे, वो आपके दिमाग में मैप छप जाएगा। ठीक है, तो भी एक ट्रायल एंड एरर के माध्यम से उसको लर्निंग कहेंगे। इंडिविजुअल लर्न्स थ्रू द रिपीटेड अटेम्प्ट्स एंड एरर्स। फॉर एग्जांपल, ए चाइल्ड मे लर्न टू ट्राई देयर शूलेसेस थ्रू ट्रायल एंड एरर। जैसे बच्चा कोई अपने जूते के फीते बांधना सीखता है तो वो भी ट्रायल एंड एरर मेथड है। कह रहे कैसे है कि भाई छोटा बच्चा नहीं सीखेगा, पहले कम गलतियां करेगा, उल्टा सीधा बांधेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर का ही उदाहरण है, ऐसा कह रहे हैं। दिस टाइप लर्निंग ऑफन यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एंड कैन लीड टू द डेवलपमेंट न्यू स्ट्रेटेजी। किसी भी समस्या को समाधान करने के टास्क में ये मेथड यूज होता है। आपको जब कुछ भी नहीं पता होगा ना, तो ट्राई तो करोगे, कोई बताने वाला नहीं है, ट्राई मारोगे, पहले में गलतियां भी ज़्यादा होंगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, फिर धीरे धीरे गलतियां भी कम होंगी, टाइम भी कम लगेगा, एक समय ऐसा आएगा कि उस काम को आप परफेक्टली करने लगोगे। तो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से उस काम को करना आप सीख गए। एक तो ये तरीका है। दूसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से सीखना। ठीक है, इसको लर्निंग थ्रू एसोसिएशन भी कहते हैं। कंडीशनिंग के माध्यम से सीखना मीन्स लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। एक तो हो गया ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखना, एक हो गया एसोसिएट करके सीखना किसी चीज़ को। आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से एसोसिएट करके ज़्यादा याद रखते हो, ये बात याद रखना होगी। अच्छा ये इससे जुड़ा है इसलिए आपको याद हो जाएगा। एक और एप्पल है तो माइंड में एप्पल की इमेज हो जाती
ऐसा भी हो सकता है हमें बचपन से रटाया गया है, एप्पल दिखाया, ये दिखाया गया बार बार, है ना, तो भी एक प्रकार का कंडीशनिंग है, ठीक है। ये कहते ही एप्पल याद आ गया, तो एक प्रकार का कंडीशनिंग है ना वो। यस कंडीशनिंग मतलब सीखना किसी एसोसिएशन के माध्यम से। वो एसोसिएशन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है वॉल्यूंट्री, एक होता है इनवॉल्यूंट्री। एक होता है हम अपनी इच्छा से जो करते हैं, दूसरा होता है जो ऐसे रिस्पॉन्स है जो बॉडी के ऑटोमेटिक होते हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं होते। अब हमारे शरीर में लार आना, ठीक है, हमें प्यास लगना, भूख लगना, ये हमारे हाथ में नहीं है, वो इनवॉल्यूंट्री है ना। एक होता है वॉल्यूंट्री। तो ये दोनों में अंतर है। क्लासिकल मीन्स जो होता है इनवॉल्यूंट्री रिस्पॉन्स को अगर आप किसी चीज़ से एसोसिएट कर लोगे, जैसे घंटी बजती है, आपको छुट्टी के लिए पता चल गया भाई घंटी बज गई, चलो, बचपन में जब स्कूल पढ़ते थे घंटी बज गई मीन्स छुट्टी हो गई, तो घंटी बजते खुशी होना, एक प्रकार क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया ये भी। घंटी बजती आपको खुशी लगने लगी, अब चाहे स्कूल आप छोड़ दिया लेकिन कहीं घंटी बज रही फिर भी आपको अगर खुशी का भाव आ रहा है हृदय में, तो इसका मतलब क्या है, आप उसके और घंटी और खुशी को आपने आपस में जोड़ लिया है, जबकि खुशी का और घंटी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। किसका कनेक्शन है? आपका घंटी और छुट्टी का कनेक्शन है, और छुट्टी और आपकी खुशी का कनेक्शन है। तो घंटी और खुशी आप आपस में एसोसिएट आपने कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना। फिर तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया। जो इनवॉल्यूंट्री हमारा रिस्पॉन्स होता है, अगर हम उसको एसोसिएट करते हैं तो उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। पावलोव साहब ने इसमें रिसर्च किया था, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ काम कर रहे थे लैब में, तो अचानक उनको ये पाया, उन्होंने देखा कि इस टाइप की कंडीशनिंग हमारे अंदर हो रही। तो मैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में उनको इनाम मिला था, कर कुछ और रहे थे, उन्होंने ये भी टेंडेंसी उसमें पाई कुत्ते के अंदर, तो उसने इसको क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया था, है ना। उसके बाद आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट मीन्स मैंने कह दिया वॉलंटरी रिस्पॉन्स को अगर आप उसके साथ एसोसिएट करो। अगर मैं कहूँ कि भाई अच्छा काम, ये वाला लीवर दबाने से आपको खाना मिलेगा, या ये काम करो तब आपको पैसे मिलेंगे, सर वही तो एक प्रकार का ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया। मतलब आप खुद अपने माध्यम से उस काम को कर रहे हो। सर बटन दबा दो चूहे की, वो पिंजरा हो, बटन दबा दो तो खाना मिलेगा, सर वही। हाँ, वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट किए हैं कई रिसर्चर्स ने, ठीक है। टाइप ऑफ लर्निंग वेयर एन इंडिविजुअल लर्न्स टू एसोसिएट ए बिहेवियर विद ए कॉन्सिक्वेंसेस। किसी परिणाम के साथ हम अब जोड़ लेते हैं उसको, किसी व्यवहार को, तो उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ऑपरेंट मीन्स हम ऑपरेट कर रहे हैं उसको। क्लासिकल मतलब होता है जो हम ऑपरेट नहीं कर रहे, जो हो रहा है। इनवॉल्यूंट्री है, वॉल्यूंट्री नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। सच है रिवार्ड और पनिशमेंट किसी से भी जुड़ा हो सकता है। ए चाइल्ड में लर्न टू क्लीन देयर रूम रेगुलरली टू रिसीव प्रेज एंड पॉजिटिव अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कोई बच्चा अगर क्या करता है कि कमरा साफ करना सीख गया है, रोज़ रोज़ कमरा साफ करता है, क्योंकि उसके माँ बाप उसको प्रेज करते हैं ऐसा करने, शाबाश बेटे तुमने कमरा साफ कर दिया है, कुछ उसके लिए ले आए, गिफ्ट दिया उसको, या मिठाई दिया, चॉकलेट दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव ऑपरेंट कंडीशनिंग उसके अंदर डेवलप हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंडीशनिंग ही तो है हमारा। हम बचपन में तो ये कोरे कागज ही तो पैदा होते हैं, धीरे धीरे कंडीशनिंग होती है हमारे अंदर, लर्न करते हैं, नई नई चीज़ सीखते हैं, एसोसिएट होती हैं बहुत सी चीज़ें। कुछ चीज़ें हम चाह के करते हैं, कुछ चीज़ें अनचाहे में होती हैं। जो चाह के करते हैं ऑपरेंट होता है, जो अनचाहे में हो जाती है वो क्लासिकल होता है। सामान्य बात है, ठीक है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। और इनसाइड थ्योरी क्या है साहब, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? द टाइप ऑफ लर्निंग वेयर ए इंडिविजुअल सडनली गेन्स ए न्यू अंडरस्टैंडिंग और सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इनसाइट। इसमें ना ऑपरेंट है, ना क्लासिकल है, ना ट्रायल एंड एरर है कुछ। इसमें क्या अचानक आइडिया आएगा, भाई बल्ब घंटी बत्ती जल गई दिमाग की, कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जल जाएगी अचानक, आइडिया आया मुझे कहो। वो जो आइडिया वाली लर्निंग है वो इनसाइट लर्निंग उसको कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे चिंपैंजी में सडनली रियलाइज दैट दे कैन यूज ए स्टिक टू रीच फूड दैट इज आउट ऑफ देयर रीच। कोहलर ने एक रिसर्च किया था, उन्होंने क्या किया, चिंपैंजीज को छोड़ दिया, ऐसे चिंपैंजी को जिसने कभी स्टिक का यूज नहीं किया है जीवन में, लाठी का यूज नहीं किया है, और लाठी का जो यूज करता है उसे लाठी पकड़ के ही मारेगा ना वो, तो ऐसे चिंपैंजी को यूज किया जिसने कभी लाठी यूज नहीं की है,
उसको कमरे में छोड़ दिया और अकेले रख दिए उस ऊंचाई में जहाँ वो पहुँच नहीं सकता, कूद के फांद के कैसे भी नहीं, और बगल में एक कमरे में लाठी रख दी। शुरू में तो उसका स्वभाव खूब कूदा, वो इधर उधर कूदा, नहीं चढ़ पाया, फिर अचानक थक गया तो उसके दिमाग में इंसाइट आया, वहाँ लाठी देखी, उसने कहा इस लाठी से करूँगा। तो एक प्रकार का इंसाइट लर्निंग है, समझे कि नहीं समझे? इंसाइट लर्निंग मीन्स एक सडन आइडिया होता है जो कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अचानक से पैदा होता है, ठीक है। इनसाइट है, इनसाइट इंसाइट, इनसाइट है, सही जी हट्टी। साइट मीन्स दृष्टि ना, दृष्टि होता है, साइट वीक, आई साइट वीक है इसका कहते हैं कि नहीं। तो इनसाइट, अंतर्दृष्टि। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। अभी जैसे इनसाइट अंतर्दृष्टि किसमें होती है? ज़्यादातर वैज्ञानिकों में होती है। भाई एप्पल गिरा नीचे, वो कहते हैं न्यूटन साहब का है, एप्पल तो रोज ही गिर रहे थे, उन्हीं के दिमाग में आया ना आइडिया। तो ग्रेविटी से, ग्रेविटी का सिद्धांत जो होता है ना, yes, तो एप्पल तो सब गिरते ही रहते हैं, लोग बाग वो भी बिस्तर से उठ के नीचे ही गिरते होंगे सुबह, तो एप्पल ही गिरने पर क्यों आया? क्योंकि उस टाइम वो रिसर्च कर रहे थे उसमें। इनसाइट भी खाली क्रिएट नहीं होता, उसमें ईगरनेस होनी चाहिए ना, इच्छा होनी चाहिए अंदर। बस एकदम से ट्रिगर हुआ माइंड में। ट्रिगर तब होगा जब तुम उसके पीछे होगे। रिसर्च भी तब होती है जब आप उसके पीछे दिन भर रात भर उसमें लगे हो, किसी चीज़ को खोजने में लगे हो, मिल नहीं रहा है, तब सराउंडिंग की कोई चीज़ नोटिस होती है, खाली थोड़ी होती है। उसको इच्छा थी, वो रिसर्च कर रहे थे उसके ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, तब उनके दिमाग में वो ख्याल आया। नहीं कर रहे होते तो उनके दिमाग में थोड़ी आता है। एप्पल नीचे गिरने, जिसको भूख लगी होगी उसको तो भूख लगेगी, वो देख के खाने की इच्छा होगी, जिसको जैसा मन होगा वैसा मिलेगा ना उसको। तो ये है, तो उसमें यही बात है। उसके बाद फैक्टर्स की बात है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग की बात है, ठीक है। इसको आज करें या कल करें? आज ही कंप्लीट। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग है, रिलेटेड टू लर्नर है, टीचर है, पेरेंट है, स्कूल है, इन्वायरमेंट। शिक्षण को जो है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसमें? शिक्षक, जो सीखने वाला व्यक्ति है उससे जुड़े हुए कौन से हैं, टीचर से जुड़े हुए कौन से हैं, उसके माता पिता पेरेंट्स से जुड़े हुए कौन से हैं, स्कूल इन्वायरमेंट से जुड़े कौन से। हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है सीखने को। यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक होगा, क्लासरूम फैसिलिटीज होंगी तो सब होगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। पढ़ाई, बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे बैठेंगे पढ़ेंगे कहाँ से? और लर्नर का भी एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव, तब वो सीखेगा। टीचर का भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो सिखा पाएगा। टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, तो वो तो दोनों तरफ से मामला गोल है ना। एक तरफ से ठीक है, स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, टीचर नहीं पढ़ाता, वो भी गड़बड़ है, हैं? और टीचर पढ़ाना चाहता है, स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते, तो उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे फैक्टर्स हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ये तो इच्छा की बात है, इससे हटके भी काफ़ी ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। टीचर का नॉलेज काम कारक है, स्टूडेंट की मोटिवेशन कारक है उसमें, है ना, साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं। पेरेंट्स का भी वेल्दी होना, एजुकेटेड होना, ये भी एक कारक है। स्कूल इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना, शिक्षक को लेके, टीचर को लेके फ्री माइंडेड होना, रिसर्च ओरिएंटेड होना, ठीक है, प्रैक्टिकल क्लासेस उसमें ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें हमारे सीखने को प्रभावित करती हैं, ठीक है। लर्निंग इन्फ्लुएंस वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग दीज लर्नर, टीचर, पेरेंट्स, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स लर्नर, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मैंने कहा था ना कि लर्नर का क्या इफेक्ट करता है, उसका प्रायर एक्सपीरियंस कारक है इसमें, इसमें खास वो रखता है, इसमें प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ये रहता है। अनदर फैक्टर है मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट। मोटिवेशन होना चाहिए और उसमें इंगेजमेंट होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और उसमें इंगेज होना चाहिए, तब सीखेगा, नहीं तो नहीं। इच्छा है, इंगेज नहीं है तो नहीं सीखेगा, दोनों चीज होनी चाहिए। टीचर इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट फैक्टर। ये तो थे अभी लर्नर से जुड़े, अब टीचर से जुड़ी बात करें। हु इज नॉलेजेबल, स्किल एंड इंथुजियास्टिक कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लर्न। नॉलेजेबल है, स्किलफुल है, एनर्जी है उसमें, तब वो बच्चों में लर्निंग स्किल्स पैदा कर सकता है या उनको सिखा सकता है। इफेक्टिव टीचर्स यूज ए वैरायटी ऑफ टीचिंग स्टाइल्स सच एज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। मतलब अलग अलग प्रकार के जो लर्नर्स हैं उनको डील करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए।
ये नहीं कि मैं कोई हायर कॉग्निटिव जो बहुत ही विद्वान है उनके लिए मैं ऐसा भाषण दूँ। सामान्य बच्चे को भी समझ में आ जाए मेरी बात, और अच्छे से अच्छा जो इंटेलिजेंट है उसके भी समझ में आ जाए, वही लर्निंग तो काम की है। तो वो कौन टीचर बता सकता है जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसको हर बच्चे की स्थिति के वस्तु स्थिति का पता है, जो भावना को भी समझ सकता है, उसकी बौद्धिक क्षमता को भी समझ सकता है, सब कुछ समझ सकता है, वही टीचर समझा सकता है उसको। व्यवहारिक जिसको ज्ञान है, किताबी कीड़ा जो है वो नहीं समझा सकता, वो तो रट मार के मतलब जो है तुम्हारे आगे बोल जाएगा कहानी, वो कहानी तुम भी भूल जाओगे, है ना। तो कहानी नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट होनी चाहिए, इंसाइट क्रिएट होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, मोटिवेशन आपके अंदर जगे, ज्ञान आए आपको, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारी शिक्षा का। तो टीचर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन स्टूडेंट लर्निंग, टीचर्स हु इज नॉलेजेबल स्किल, ये बात हमने कर ली। पेरेंट्स भी एक रोल अदा करते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट हैव बीन लिंक्ड टू इम्प्रूव्ड एकेडमिक अचीवमेंट, स्टूडेंट मोटिवेशन, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। Teachers can engage parents in their child's education by providing opportunities for parent-teacher conferences, communicating regularly about student progress and involving parents in school events. ये तो पब्लिक स्कूल वाले करते हैं आजकल, पेरेंट टीचर वो करते रहते हैं, मीट वगैरह करते रहते हैं ना। अब कहीं स्कूल्स में तो उनके उद्देश्य दूसरे हो जाते हैं, कहीं डोनेशन लेना, कहीं कुछ लेना, कहीं शिकायतें करना, ये हो जाता है। लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य है, साइकोलॉजिकल जो उद्देश्य उसका हो सकता है कि भाई उसकी क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्या ग्रोथ है, यही जानना ना। एक ब्रिज क्यों हमने स्टूडेंट को बनने देना है भाई, हमारे स्कूल में क्या हुआ, स्टूडेंट ही हमें बता रहा, हम डायरेक्ट जाके हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है ना, तो हम वहाँ जाके वो देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं उसमें। तो पेरेंट्स का भी रोल है शिक्षण में। ये तो फॉर्मल टीचिंग की बात है, इनफॉर्मल टीचिंग तो हमारे माँ बाप भी तो शिक्षक हैं, और कौन है। ये तो स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, स्कूल छोड़ो, कॉलेज में कौन है आपका टीचर। जब पैदा होता है आदमी, माँ ही तो सबसे बड़ी टीचर होती है, और कौन होता है। माँ से ज़्यादा तो कोई जान सकता है क्या बच्चे को, पिता से ज़्यादा कोई थोड़ी समझ सकता है। आपके रिश्तेदार आपको ज़्यादा समझ सकते हैं, आपके जो वो है रिलेटिव हैं वो समझ लेंगे, है ना, क्लोज रिलेटिव्स जो होंगे वो समझ लेंगे। समाज आपको समझता है जिससे आप ग्रो अप हुए हो, ठीक है। तो टीचर हमारा परिवार ही सबसे बड़ा टीचर होता है, माँ बाप ही होते हैं ना, फिर हमारा परिवार है। कोई भी टीचर हो जाए, दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे, उन्होंने तो वैश्य को भी गुरु बनाया था, 24 गुरु बनाए थे, सांप को गुरु बनाया उन्होंने, ठीक है। हर प्रकार के गुणों को गुरु उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि इसमें ये गुण है तो इसलिए मेरा गुरु है। वो वैश्य को क्यों गुरु बनाया, उसमें देहाशक्ति नहीं देखी उन्होंने, देह को उन्होंने एक ऐसा व्यापार के दृष्टि से देखते हैं जो होते हैं ना, शरीर को कुछ उतना महत्व नहीं देते वो लोग, चल ठीक है जो भी है। तो उसमें एक देह से एक अलग हटने की भाव, इस बात के देख के उन्होंने उसको गुरु माना। अब सांप को क्यों गुरु माना और अन्य जीवों को क्यों गुरु माना, बहुत से गुरु उन्होंने माने, ठीक है। तो इसलिए ये तो एक फॉर्मल टीचिंग की बात है। इनफॉर्मल जो टीचिंग है वो तो हमारे दिन रात चलते रह रही है, समाज में आप सीख रहे हो, टीवी से सीख रहे हो, मोबाइल से सीख रहे हो, चलते रह रहा है, हमारे दिमाग में सब भर रहा है, धीरे धीरे भरता रहता है। इसलिए कूड़ा ना भर के आजकल हमने पॉजिटिव चीज़ें भरनी चाहिए, रीडिंग ज़्यादा करना चाहिए, गैजेट रीडिंग नहीं, बुक रीडिंग करना चाहिए। अच्छा बुक पढ़ो, अच्छी वाली किताबें पढ़ो, थोड़ा सी जिससे कि नॉलेज आपका बढ़े। ये मोबाइल ये इनसे क्या हो गया, दिमाग में एकदम कूड़ा हो गया, और दिमाग एकदम ब्रेन भी हैंग हो जाता है उससे, आंखें भी खराब हो जाते हैं, और आपका ब्रेन भी धीरे धीरे वो होने लगता है, आपकी नींद इफेक्ट हो जाती है, ज़्यादा देर चलाओगे ना, नींद नहीं आती रात को। इसलिए किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, वो ट्रेडिशनल जो है वो बेटर है। अब कुछ समय के लिए चलाओ काम के लिए, लेकिन ज़्यादा उसको यूज़ ना करो। तो ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करेंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसकी बात करेंगे, ठीक है।